नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो आज इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ठंड का प्रकोप बढ़ते जा रहा है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और ऐसे में श्रीनगर की बात करें जहां पर ऑलरेडी जो कहें कि 40 दिन का चिलियां कला चल रहा है और ऐसे में ठंड का प्रकोप कितना बढ़ता जा रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता सनम एजाज की श्रीनगर से। कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी है और दौरान शब श्रीनगर का दर्जा रात -7 के आसपास रहा है और -7, -8, -6 ये वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से टेम्परेचर के हवाले से खबरें आ रही हैं। कड़ाके की ठंड चल रही है। पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड भी टूटा है ठंड का। डल झील जम चुका है और डल झील के साथ साथ वादी कश्मीर में पानी की कमी भी देखने को मिली है। अक्सर जगहों में पानी के नल जमे हैं, कई जगहों पर नल फट चुके हैं और ये वादी कश्मीर की मजमूई सूरत हाल है। और उस मजमूई सूरत हाल में पहलगाम से लेकर कुपवाड़ा तक दर्जा रात माइनस में ही चल रहा है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 22 से 25 यानी अगले 3 दिनों के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर होगी और इन 3 दिनों के दौरान और बर्फबारी भी हो सकती है और ख़ासतौर पे ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी होगी, निचले इलाकों में कम ही सही। चिले कलान का मौसम चल रहा है और चिले कलान का ये खसूसी मौसम 40 दिनों का होता है। जो इस 40 दिनों के दौरान कड़ाके की ठंड तो पड़ती है, लेकिन अब की बार पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड भी टूटा है और इस ठंड में आम लोगों का जीना भी दुश्वार हुआ है। इस सारे के बीच में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे भी परेशानी का शिकार ही रहती है और जहां पिछले दिनों केला पुल के टूट जाने के बाद जम्मू और श्रीनगर का जो हाईवे है इस पर राब्ता ही ख़त्म हो गया था, वहीं अगले दिनों के हवाले से भी खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। कुल मिला के कड़ाके की ठंड और इस ठंड में जहां डल झील बराबर जमा हुआ है, नल नदी पानी हर जगह पे जमने की खबरें, वहीं अच्छी खबर अभी मौसम के हवाले से आ नहीं रही है। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में बात करें तो इस वक्त लगातार 26 जनवरी के प्रोग्राम को लेकर तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में अगर श्रीनगर की बात करें तो आज वहां पर डिविजनल कमिश्नर द्वारा स्टेडियम का दौरा किया गया और 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर वहां पर पूरा जो है समीक्षा की गई। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता तजुमुल। 26 जनवरी रिपब्लिक डे की तकरीब के सिलसिले में आज श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि 26 जनवरी पर अब की बार सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात पहले से रियासती पुलिस ने इंदिया दिया कि जम्मू कश्मीर में खासकर शहर श्रीनगर और जम्मू में जो परेड वगैरह होंगे उस पर अब की बार तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। सिक्योरिटी के एतबार से देखें तो अब की बार न सिर्फ स्टेडियम के आसपास डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और बाकी जो विंग्स हैं वो यहां पर नज़र आएंगी। मिलिटेंटों के हमले के खदशे के पेश नज़र गुज़श्ता साल आपको याद होगा कि नवगाम से लेकर श्रीनगर तक के कई एक जगहों पर पूरे पॉइंट्स जो है वो सील कर दिए गए थे और शहर की तरफ आने जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया था। हालांकि 26 जनवरी 15 अगस्त की तकरीबात 90 की दहाई के बाद जब 2000 की अब दोबारा शुरू होने लगी तो अब की बार मिलिटेंटों ने कोई भी एडवांस प्रोग्राम या हमला करने का कोई भी इस तरह का इंदिया नहीं दिया जिससे गालिबन सिक्योरिटी फोर्सेस आराम महसूस कर सकते हैं। लेकिन गांव शहर और कस्बों की तरफ जाने वाले रास्ते कुपवाड़ा, सोपोर, बारामूला और पुलवामा, शोपियान आने वाले रास्तों को आइंदा कुछ दिनों में चेकिंग बढ़ाई जा सकती है ताकि शहर में 26 जनवरी की तकरीब को आसान तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की सरकार पर अपना पलटवार जारी करते हुए कहा, अपने ताज़ा ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने कहा, पुलवामा अटैक हो या कोई भी बड़ा अटैक हो, बालाकोट का अटैक हो, जम्मू कश्मीर में क्या, जम्मू कश्मीर की सरजमीन को इस्तेमाल करके यूनियन गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद हासिल करना चाहती है और यही वजह रही कि काफ़ी सारे अटैक्स किए गए ताकि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत दर्ज किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान के जवाब में आज पलटवार करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती को कम से कम इन हसास मामलात पर बयानबाजी से एहतराम करना चाहिए क्योंकि आइंदा कुछ दिनों में चूँकि असम्बली इंतखाबात के हवाले से फ़िलहाल कोई भी माहौल इस तरह का नज़र नहीं आता है, लेकिन सियासी बयानबाजियों का सिलसिला
PDP और बाकी पार्टियों की तरफ से जारी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुज़श्ता 1 महीने से चुप्पी साधी है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सिर्फ जम्मू में एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने 4G की मांग की और उसके बाद कुछ ऐसे अल्फाज भी कहे जिन्हें बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता है। आबिद कादरी के साथ तजम्मुल इस्लाम, JK24, श्रीनगर, कश्मीर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बर्ड फ्लू की, क्योंकि लगातार देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी की भी बात करें तो यहाँ पर भी बर्ड फ्लू के नाम पर लगातार अफरा तफरी मची। और ऐसे में अगर कश्मीर की बात करें तो आपको बता दें कि हमारे संवाददाता इरफान फाजिल ने आज वहाँ पर पोल्ट्री फार्म रिटेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से खास बातचीत की है। आइए आपको वो बताते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। इस वक्त हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू को लेकर, और बर्ड फ्लू जो है जिसने हाहाकार मचाई है जम्मू कश्मीर में, इसका हाल क्या है। हमारे साथ इस वक्त प्रेसिडेंट है जो कि पोल्ट्री फार्म डीलर्स एसोसिएशन को लेकर बात करें तो सदर है। इनसे ही बात करते हैं। मंजूर अहमद डार साहब, आपका वेलकम है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त बर्ड फ्लू को लेकर अगर बात करें, कश्मीर में इसका कितना खतरा है? आपका शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पे इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए। बर्ड फ्लू का जहां तक ताल्लुक है, सिरे से अगर देखा जाए तो वादिया कश्मीर में बर्ड फ्लू का कोई नामो निशान नहीं था, और अगर कहीं था भी वो मुर्गों में नहीं था। बर्ड फ्लू का असर जो था वो सिर्फ आबी जानवरों के मुतालिक कहा जाता था। और जहां तक बर्ड फ्लू का ताल्लुक है, बर्ड फ्लू आता है लेकिन वो सिर्फ आबी जानवरों में आता है, और कभी कभार 2006 में आया था जो पोल्ट्री फार्म्स में भी मुंतकिल हुआ था। लेकिन आज का जो बर्ड फ्लू था ये बिल्कुल मुर्गों में नहीं था, और जिसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत कई अच्छे इकदाम लिए थे। सबसे पहले उन्होंने अच्छा खासा इकदाम उठाया था चेकिंग का। अच्छा खासा उनका ये था कि उन्होंने चेकिंग का बहुत अच्छा स्क्वाड बनाया था, और अब भी वो चल रहा है। और चीज होता है, जो भी माल आता है वो पहली चेकिंग उसकी होती है लखनपुर में, और दूसरी चेकिंग जो होती है वो होती है यहाँ पे लवर मुंडा में इन्होंने टीम रखी है जो यहाँ पे हर गाड़ी का सैंपल टेस्ट करके गाड़ी को काजीगुंड से आगे जाने देते हैं। यही हाल लखनपुर का भी है। लखनपुर में यही हाल है, कोई गाड़ी तब तक नहीं है जब तक कि उसको डॉक्टर्स जो भी वहां पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने रखे हैं उनकी सर्टिफिकेट नहीं होगी, और वो हर गाड़ी में 2-4 बर्ड्स के मुख्तलिफ ट्रेटों से निकाल के उनका सैंपल लेके उसका टेस्ट करके उसके बाद ही गाड़ी को आगे जाने की इजाजत दी जाती है। इसलिए हमारी लोगों से, मेरी खासकर अर्बन पोल्ट्री डीलर्स एसोसिएशन के सदर होने के नाते मेरी लोगों से यही गुजारिश है, मुर्गा खाने में कोई मसला नहीं है। आप बेफिक्र होके, बेखौफ होके मुर्गे खाने का इस्तेमाल करें, और खुद अपने सामने ज़बह कराने का भी काम अपने सामने कीजिएगा। हम आपके साथ हैं, कोई मुर्गे खाने में कोई बात नहीं है। हमने बात की यहाँ पर सदर के साथ, और साथ ही साथ हमने जाना आखिरकार इस वक्त पोल्ट्री फार्म्स का हाल क्या है। एक जानिब अगर देखा जाए बर्ड फ्लू का कहर, मगर वादिये कश्मीर में ऐसी कोई आफत नहीं है जिसके लिए जी हां पाबंदी भी हटाई गई है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बडगाम की, क्योंकि कल जिस तरह से हमने आपको दिखाया था कि जिस तरह से बडगाम में कुछ दिन पहले बर्फबारी के बाद अभी तक जो है स्नो क्लियरेंस का काम जो है नहीं किया गया था, वहीं जैसे ही हमारी कल खबर के बाद साफ तौर पर असर देखने को मिला, जिसके बाद म्युनिसिपैलिटी द्वारा वहां पर स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो उसकी शुरुआत जो है वो कर दी गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट अशरफ डार की। कल जहां हमने एक न्यूज़ गुलिस्तान न्यूज़ में नशर की थी जिसमें हमने ये दिखाया था कि खान साहब के अभी भी कुछ जो टाउन एरिया में जो एरियाज़ आते हैं वहाँ पर जो है स्लो क्लियरेंस नहीं हुई है। हालांकि आज म्यूनसिपलिटी के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इनसे हम जानेंगे। आज ही हमने देखा वहाँ पर भी जो है स्लो क्लियरेंस हो चुकी है, तो इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह क्या थी कि कई जगहों पर अभी भी जो है, अगर खान साहब की बात करें, खासकर टाउन एरिया की बात करें, तो स्लो क्लियरेंस में प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी खान साहब। तो इनसे हम जानिए, जनाब ये बताइए खान साहब के कुछ एरियाज थे जहाँ से हमने कल न्यूज़ भी नशर की थी, तो वहाँ पर जो है स्नो क्लियरेंस नहीं हो पाई थी, वजह क्या थी उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
पहले जब बर्फ़बारी हुई इस बारी बहुत ज़्यादा हुई, 3.5 फीट के नज़दीक यहाँ पे बर्फ़बारी हुई थी। तो उस सिलसिले में हमने पहले ही तैयारी करी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो प्रेडिक्शन हुई वो पहले ही हुई। हमें पता चला कि हमने मैन पावर को भी पहले से ही एक्टिवेट कर रखा था, टीमें बना के रखी थी। लोकेशन उनको सर्कल्स में हमने टाउन को पहले ही ये काट के रख दिया था। उसके हिसाब से हमने फिर जो टीम्स हैं वहाँ पे एक एक सर्कल में वो काम करते रहे और उन्होंने पहले जो हमारी प्रायोरिटी रही वो हम प्रायोरिटी के हिसाब से चले। जैसे हमने पहले यहाँ पे हॉस्पिटल रखा था पहली प्रायोरिटी में, उसके बाद हमने रखा था इनको गार्ड्स को, उसके बाद रखा था बैंक को, उसके बाद रखा था मस्जिद्स को और पेडेस्ट्रियन पाथ्स को। वो हमने क्लियर करवाया। उसके बाद डीसी साहब ने कहा कि आप जो है आप पूरी जो बर्फ़ है वो हटाएं मार्केट से, खास करके बस अड्डा जो है यहाँ पे क्लियर करवाएं आप सारा कुछ। वो हमने करवा दिया उनकी डायरेक्शंस के हिसाब से। और अंदर जो थी जो लिंक रोड्स थे वो बेसिकली पर्टेन कर रहे थे R&B को। R&B ने उसमें टेंडरिंग भी करी थी और R&B के जो ठेकेदार थे उन्होंने भी कोशिश करी थी पहले दिन, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी। और दूसरी यहाँ पे जो वजह रही स्नो क्लियरेंस में जो हिंड्रेंस आ रही थी वो ये थी कि जो यहाँ के रूफ टॉप्स हैं वो डायरेक्टली पुअर इन उनकी प्रोसेस जो है वो सीधे रोड्स पे होती है, जिसकी वजह से हीप्स ऑफ स्नो कह सकते हैं हम कि हमें इधर से उधर करने पड़े। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ कर दिया। इस वक्त अगर आप देखेंगे जहाँ की न्यूज़ चली थी इकबाल कॉलोनी, वहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा ये पोर इन हो रहा था और हुआ भी। और दूसरी बात ये कि वहाँ के लोग भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे कि हमारी दीवारों के साथ बर्फ़ ना लगाई जाए, और उनकी दीवारें खास रोड के साथ लगती है। उसकी वजह से वहाँ पे पहले नहीं हो पाई और वहाँ पे डोज़र भी नहीं चला पाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी दीवारें गिर जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर हमने अपने बंदे लगाए, हमने छोटी गाड़ी पास हो सके वैसा वहाँ पे क्लियरेंस करी हमने। तो बाकी हमने पूरे मतलब टाउन को क्लियर करवाया फिर अपने से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डोडा की, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रोड सेफ्टी वीक का जो है आगाज़ हो चुका है, ऐसे में डोडा की बात करें तो आज वहां पर भी जो है माई फैमिली माई केयर करके कैंपेन चलाया गया, जिसमें लोगों को जो है रोड कानूनों की बात करें, रोड सेफ्टी को लेकर कई इस तरह के कानूनों को बारे में जो है जानकारी दी गई, ताकि लोग जो है कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं उन तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो पहुँचाई जाए। हमारे संवाददाता वसीम की देखिए खास रिपोर्ट। आज डोडा में रैली हुई जो डीसी डोडा ने ऑर्गेनाइज़ की थी और ARTO सर ने। सर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे रोड सेफ्टी के लिए लोगों को अवेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि सिग्नल्स क्या होते हैं और हेलमेट की क्या इम्पोर्टेंस होती है और सीट बेल्ट वगैरह का कुछ पता नहीं है लोगों को। इसीलिए ये जो प्रोग्राम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मैं चाहती हूँ कि ये अगले काफ़ी टाइम तक होता रहे हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो किस तरह की अपील करेंगे ड्राइवर से या बाकी सारे लोगों से? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ना करें और हमेशा सीट बेल्ट पहन के रखें और हेलमेट का ज़रूर यूज़ करें। 32वां रोड सेफ्टी मंथ बनाया जा रहा है डोडा के अंदर भी। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं ARTO डोडा कुलदीप जी, पूरी जानकारी इन्हीं से लेते हैं। सर खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में। सर क्या बताना चाहेंगे, जो आपने आज रैली यहाँ पे रखी थी, स्कूल के बच्चे भी थे जिसमें और पुलिस के कुछ लोग भी थे, तो क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की अवेयरनेस दे रहे हैं आज आप? थैंक यू। ये हमारा जो 32nd रोड सेफ्टी मंथ जो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है थ्रू कंट्री, ऐसे ही हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी कल से इसका आगाज़ हुआ है। और आज हमारा उसी सिलसिले में जो एक बहुत बड़ी वाकाथान थी पूरे डोडा टाउन के अंदर, जिस वाकाथान को बर्दी DDC डोडा डॉक्टर ठाकुर साहब ने फ्लैग ऑफ किया और पूरे टाउन के अंदर से घूमती हुई अब TRC में ये कल्मिनेट हुई है। और जहाँ पर भी बर्दी DC साहब ने और SP डोडा, DYSP ट्रैफिक, CO और जिस वाकाथान में पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, सीनियर ऑफिसरों ने पार्टिसिपेट किया, स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, पुलिस की जो एक प्लाटून उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ रही
और दूसरा पूरा एजुकेशन विभाग हमारे साथ रहा, म्यूनसिपलिटीज़ के CEO हमारे साथ रहे, RNB के, PMGSY के एक्शन सीनियर ऑफिसर सारे, ACD साहब, ADC साहब, सभी सीनियर ऑफिसर ने इसको सीरियस कंसर्न समझते हुए सभी ने पार्टिसिपेट किया। जो 2019 में हुई थी रोड एक्सीडेंट में, और 2020 जो है हमारा, जो अभी एंडिंग दिसंबर में ख़त्म हुआ, उसमें हमारी 36 मतलब अबाउट 60% जो डेथ रेट में कमी आई है। और हम इसको जीरो लेवल पर चाहते हैं, जिसके लिए सभी ड्राइवर जो है हमारे, जो जैसे आपने कहा कि एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारे जहां हमारी टोपोग्राफी इस टाइप की है कि जहां हमारी स्पीड लिमिट जो है, और अगर कहीं मोबाइल का इस्तेमाल करता है, कहीं नशे में गाड़ी चलाता है, नींद में गाड़ी चलाता है, फ्रीक में गाड़ी चलाता है, या कहीं ओवरलोडिंग करता है, तो बहुत ये सारे के सारे काम जो है। माइनर बच्चे गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा चला रहे हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, उनको क्या अपील करेंगे आप? जैसे आपने कहा कि अंडर एज जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गाड़ी चलाने से लो करते हैं, तो वो बहुत बड़ा ऑफेंस है। और एज़ पर न्यू अमेंडमेंट जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है 2019, उसके मुताबिक वो तो सीधे सीधे अंडर एज बच्चे को जुवेनाइल हाउस में डालना और पेरेंट्स को जेल में डालना है, प्रिजन में डालना है। तो ये मैं सभी पेरेंट्स से ये अपील करूँगा कि कभी भी अपने अंडर एज बच्चे को गाड़ी चलाना ना दें, और बगैर प्रॉपर ड्राइविंग ट्रेनिंग के और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बच्चे को, जब तक वो मैच्योर नहीं होता, 18+ नहीं हो जाता, तब तक उसको गाड़ी ना चलाने दें। सर, इसके अलावा कहाँ पे आप ये प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे? हाँ, हम इसके जो अवेयरनेस प्रोग्राम भद्रवाह में, ठाठरी में, गंदोह में, असर में और डोडा टाउन में, और बहुत सारे कंटिन्यू अलग अलग प्रोग्राम हमारे होते रहेंगे। चलिए, पूरी जानकारी दे रहे थे हमारे साथ इस वक्त ARTO डोडा कुलदीप जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया, लोगों से अपील की गई कि अगर कहीं पे कोई ड्राइवर जो है ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहा है या कुछ ऐसे रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो एक RTO ऑफिस का नंबर जो है गाड़ी के अंदर भी लगाया गया कुछ दिनों पहले ही, तो साफ तौर पे वो वहाँ पे कॉल कर सकते हैं और RTO ऑफिस की टीम जो है तुरंत मौके पे पहुँच सकती है। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आत्मनिर्भर योजना की, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई योजनाएं तो लाई जाती हैं, पर क्या वो आम लोगों तक पहुंच पाती हैं? इसी पर बात की है हमारी संवाददाता प्रिया ने, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़, मैं हूं प्रिया राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए एक पैकेज का ऐलान किया था, जिसका नाम रखा गया था आत्मनिर्भर भारत, जिसकी रकम थी 20 लाख करोड़ रुपए। ये पैकेज हर एक तक नहीं पहुंच पाया था। आज आपको हम ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम सतवारी में हैं। ये सारे जो लोग आप देख रहे हैं, ये आत्मनिर्भर भारत की जीती जागती मिसाल है, क्योंकि ये लोग जो है वो भीख नहीं मांगते हैं, अपने घर की रोजी रोटी ये खुद कमाते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग विकलांग भी है, परंतु ये लोग भीख नहीं मांगते हैं। ये सारे प्रवासी मजदूर हैं, यहाँ पर काम करते हैं, और आप देख सकते हैं कि पेन बेच के और भी बाकी जो सामान है बेचकर अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं। आज इनसे बात करवाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये अपने घर का खर्चा चला रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सतवारी में क्या कुछ बेचते हैं? पेन बेचते हैं सर, पेन पे दिल्ली से लाते हैं, यहाँ बेचते हैं, बच्चों का खर्चा चलाते हैं। इतना ही कमाते हैं जब खर्चा चल सके, इतना नहीं है आगे हम कुछ मतलब रकम रख सकें, ये इतना मतलब ये नहीं है हमारे पास, पेट गुजारा ही कर रहे हैं साहब। आपसे जानना चाहेंगे कि आप सारे लोग कितने ग्रुप में हो, कितने लोग हो जो इस तरह का सामान यहाँ पर बेचते हैं? नहीं, 60-70 आदमी हैं सर, 60-70 आदमी ऐसे ही मतलब गुजारा कर रहे हैं। कोई पेन बेचता है, कोई कपड़ा बेचता है, कोई अगरबत्ती बेचता है, ऐसा ही मतलब पेपर बेचते हैं। आप टिश्यू पेपर बेचते हैं? हाँ जी, हम टिश्यू पेपर बेचते हैं, दिल्ली से लेके आते हैं, यहाँ जम्मू में आके सतवारी में आके बेचते हैं। अच्छा, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं 15 साल हो गए हैं सर। 15 साल करीबन हो गए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपके घर में महिलाएं हैं, क्या वो भी यही काम करती हैं? यही काम करती है साहब, वो यही काम करती है, महिला भी यही काम करती है, सारे मिलजुल के तभी हमारा घर खर्चा चलता है। हम भीख नहीं मांगते, हम भीख नहीं मांगते, अपना सामान बेच के अपना गुजारा चलते हैं, बच्चों को खाना के। जी, मैं कैमरा पर्सन को चाहूँगी कि थोड़ा जो पैन करके दिखाएं कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विकलांग हैं, परंतु वो भीख नहीं मांगते हैं, क्योंकि इन लोगों का सिर्फ एक ही नारा है कि आत्मनिर्भर भारत से ही हम अपने आप की जो घर परिवार की रोजी रोटी चलाएंगे। इनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके पाँव में भी थोड़ी सी दिक्कत है, जिसकी वजह से आप नहीं चल सकते हैं। नहीं चल सकता साहब, पैर में दिक्कत है इसलिए नहीं चलता, पर मगर सारा दिन घूमकर अपना पेट रोजी रोटी कमाते हैं।
हम आपसे एक बात और भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी कोई बाहर से आता है, कोई प्रवासी मजदूर हो, अगर उससे कोई दिक्कत हो तो ये चाहता है कि भीख मांग के अपना गुजारा कर लिया जाए, परंतु आप लोग खुद की कमाई करते हैं, पेन बेच के गुजारा करते हैं। क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो भीख मांगते हैं? उनको मैसेज यही देंगे, उनको भीख नहीं मांगना चाहिए। भीख मांगना गलती है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये गलती है। भीख मांगना अच्छा नहीं है। सामान बेच के अपना गुजारा करना है। भीख मांगना गलत बात है। बच्चों पे, छोटे छोटे बच्चों पे भीख मंगवाना वो गलत बात है। अपना क्या है कि उनको पढ़ाने लिखाने के लिए हम ये सामान बेचते हैं, और उन इतना नहीं जो हमारे 2 रुपये के पेन में 1 रुपये 2 रुपये बचता है, तो हमारा क्या है कि बच्चों का गुजारा चल जाता है। तो आपके जो बच्चे हैं क्या वो स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं या यही काम जो है वही करते हैं, आगे पढ़ाई नहीं करते? नहीं, बच्चे गांव में है ना, ऐसे मतलब बेटा ये गांव में है, हम यहाँ हैं, उनको यहाँ से पैसे भेजते हैं, तब उनका गुजारा चलता है। कोई ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है। मोदी जी ने बोला था भाई तुम्हारे लिए घर देंगे, वो देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं दिया हमको, कुछ नहीं दिया। कोई एक पैसा का भी हमको सहारा नहीं मिला। अभी तक आपको किसी और से सहायता नहीं मिली, क्योंकि आप विकलांग भी हैं? क्या आपको सरकार की ओर से जो पैसा मिलता है विकलांगों को वो मिलता है? नहीं मिलता साहब, एक पैसा भी। हमारी ईमानदारी से बोलते हैं, हमको एक पैसा भी नहीं मिलता है। यहाँ ही हम जैसे मतलब यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के पुलिस वाले हैं, वो हमको तंग नहीं करते। हम यहाँ ही मतलब गुजारा करते हैं। उनको पता है सारा, जो हमारे ये बाबूजी हैं, ये हमको मतलब ऐसे रखते हैं, बच्चों की तरह रखते हैं। कैसे कि भाई ये अपनी मजदूरी करके खा रहे हैं, इनको भी हम अच्छे लगते हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जब सड़क पर आप ये पेन बेचते हैं, कितने दिन में एक पेन बिकते हैं आपके? ये ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पेन के पैसे निकाल कर ज़्यादा 100, 150, 200 रुपया मिल जाता है। 100, 150 रुपये का। पेन कितने का? एक पेन 2 रुपये का सर। एक पेन 2 रुपये? हाँ, 2 रुपये का पेन है। वो बिकता नहीं है ना, पहला बिकता था, अब बिकना भी बंद हो गया, तब भी खर्चा इसी से चलाते हैं। तो आज हमने आपको एक कहानी बताई, या आप कह सकते हैं कि दास्तान इन लोगों की सुनाई कि किस तरह से अपने घर परिवार का खर्चा चला रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग जो है आत्मनिर्भर भारत की जीती जागती मिसाल है, क्योंकि अभी तक इनको किसी भी सहायता जो अभी तक नहीं मिली है। देख सकते हैं कि ये सारे लोग खुद यहाँ पर जो है काम करके अपना जो है परिवार का खर्चा चला रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की जो है एक पहचान आप किसे कह सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने आसपास इस तरह के लोग भी देखते हैं तो आपको उनको कहीं ना कहीं इस वीडियो से प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि हर जगह भीख मांगना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल सेहतमंद होने के बावजूद भी भीख मांगते हैं। ये था अभी तक अपडेट। इस तरह अपडेट पाने के लिए आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार। तो चलिए बढ़ते और आप बात करेंगे पुंछ की, क्योंकि आपको बता दें कि 26 जनवरी के मद्देनजर और घुसपैठ की आशंका के नज़र जो है सेना द्वारा LOC पर जो है सुबह से ही वहां पर तलाशी अभियान जो है चलाया जा रहा है, और कुछ संदिग्ध जो है मूवमेंट की भी जो है आशंका जताई गई थी, जिसके बाद सुबह से ही सेना द्वारा वहां पर जो है तलाशी अभियान जो है चलाया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता जमशेद मलिक की ये खास रिपोर्ट। मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत देखने के बाद पुलिस और आर्मी की तरफ से बड़े पैमाने पर ठंडी कसी इलाके के इस जंगल में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि दौरान शब कुछ मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत देखी गई, जिसकी इतला फौज और पुलिस को दी गई, और उसके बाद इस पूरे इलाके में इस वक्त सेना और पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर कार्डन और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है तकरीबन 1000 से ज़्यादा आर्मी सैनिक और पुलिस और SOG के दस्ते जो इस वक्त इस पूरे जंगल के अंदर मौजूद हैं, जो इस पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि ये वही इलाका है जहां चंद माह पहले ही ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से हथियार गिराए गए थे, जिसके बाद यहां से हथियार लेने आए वादी कश्मीर के 3 से 4 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनके कब्जे से वो हथियार भी बरामद कर लिए थे। और इसके क्योंकि इसके सामने का जो पूरा इलाका, जो इस तरफ हम आपको इलाका दिखा रहे हैं, ये पूरे का पूरा इलाका जो इसके बैक साइड नजर आ रहा है आपको, जो हम आपको दिखाएंगे अभी, ये पूरे का पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाका है, जहां से इससे पहले भी नकल व हरकत होती देखी गई थी, और उसके बाद ये क्रॉसिंग पॉइंट भी माना जाता रहा। और उसको देखते हुए दौरान शब कुछ मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत की बात सामने आने के बाद पुलिस और आर्मी की तरफ से इस वक्त इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर कार्डन व सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं आज सुबह पुंछ के भी कनुइया इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि योम जमहूरिया से कबल इस तरह की खबरें सामने आने के से पहले ही इंतजाम पुलिस और आर्मी की तरफ से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू हैं, क्योंकि ये इलाका एक ऐसा इलाका है जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का इलाका है, जहां मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत के बाद इस पूरे जंगल के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर कार्डन व सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़।
चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे सांबा की, क्योंकि बता दें कि पुंछ के साथ साथ सांबा में भी इस वक्त जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है सेना द्वारा। वहां पर भी आज सुबह अगर बात करें तो आईबी के साथ जितना भी सेक्टर है वहां पर कुछ संदिग्ध की परिस्थितियों की मूवमेंट जो है वो पाई गई थी, जिसके बाद जो है सांबा पुलिस को जो है इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद वहां पर आईबी सेक्टर की बात करें तो वहां पर लगातार जो है तलाशी अभियान जो है चलाया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया की ये खास रिपोर्ट। तो एक बार फिर से आज सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई अलग अलग इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव सदो में सुबह 3 बजे कुछ लोकल द्वारा 2 से 3 संदिग्ध देखे गए और उसके बाद जिन लोकल्स ने इन संदिग्धों को देखा तो फौरन उन लोकल्स ने पुलिस स्टेशन सांबा में संपर्क किया और उसके बाद पुलिस और आर्मी द्वारा लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि लोकल द्वारा जो जानकारी मिल पाई है, ये जो संदिग्ध थे जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे और शाल भी काले ही ओढ़े हुए थे और एक के हाथ में वेपन भी देखे गए और उसी सारी इंफॉर्मेशन के आधार पर लोकल्स ने फटाफट जो वो सूचना पुलिस स्टेशन में दे दी और उसी के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन आर्मी और पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सदो इलाके के साथ साथ कई जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव है, मावा है, पंगदौर है, बैनगलाड है और कंगवाला है, इन सारे इलाकों में कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि जिस सदो इलाके में ये संदिग्धों को देखा गया है वहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान हमेशा से इस फिराक में रहता है कि भारतीय सीमा में किसी तरह से घुसपैठ करवाई जाए और यहां पर इन्फिल्ट्रेशन करवाकर भारत में माहौल को खराब किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरह से चौकसी है, अलर्ट है, तो वो तार को तो काट कर नहीं आ सकते, लेकिन एक नया हथकंडा जो पाकिस्तान ने अपनाया है कि वो टनल खोदता है और टनल के द्वारा वो घुसपैठ भारतीय सीमा में करता है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि टनल के माध्यम से ही ये 2 से 3 जो संदिग्ध देखे गए हैं ये आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन इसको लेकर अभी कोई भी कंफर्मेशन हम नहीं कह सकते जब तक इसको लेकर हायर अथॉरिटी यानी हायर ऑफिशियल्स को लेकर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ जाता। लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले कई दिनों से जो तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है, सबसे पहले अगर सांबा सेक्टर की ही बात करें तो 2 बार यहां पर टनल जो है वो डिटेक्ट हो चुकी है और हाल ही में कुछ दिन पहले हीरानगर सेक्टर में भी टनल डिटेक्ट हुई है। और पाकिस्तान हमेशा से ही इन प्रयासों में रहता है कि टनल के माध्यम से अब भारतीय सीमा में घुसपैठ कराई जाए। लेकिन जिस तरह से पिछले कल की अगर बात करें तो रामबन में भी 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं और वो दोनों जो थे वो गिरफ्तार किए गए हथियारों की बड़ी खेप के साथ। और उसके बाद आईजीपी जम्मू ने भी ये ट्वीट कर जानकारी दी थी कि ये जो दोनों आतंकवादी रामबन में पकड़े गए हैं इनके तार भी सांबा जिला से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी सांबा और विजयपुर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बताया गया है कि इसी सेक्टर से इनको जो हथियारों की खेप है वो डिलीवर हुई है ड्रोन के माध्यम से और अब उनको पूछताछ के लिए उन दोनों आतंकवादियों को सांबा सेक्टर में लाया जा सकता है। उस स्पॉट पर लेकर वो जाएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, यहां से उनको हथियारों की खेप डिलीवर हुई है और वो पूरा रूट भी पता लगाएंगे कि किस रूट का इस्तेमाल कर ये हथियार लेकर आगे कश्मीर की तरफ रवाना हुए हैं। वो पूरा सीन क्रिएट किया जाएगा और कहीं ना कहीं कल के इंसिडेंट को आज के इस सस्पिशियस मूवमेंट के साथ भी जरूर जोड़ा जाएगा, क्योंकि हर बार पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर माहौल को खराब करने का प्रयास करता है। और उसी के आधार पर जिस तरह से जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने जो लोकल सदो इलाके के रहने वाले हैं उन्होंने सुबह देखा कि 3 बजे के आसपास ये सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई, क्योंकि लोकल्स का कहना है कि गांव में अक्सर लोग जो है वो जल्दी उठ जाते हैं और जैसे ही एक युवा घर से बाहर निकला अपने काम के लिए तो उसने देखा कि 3 जो संदिग्ध थे वो काले कपड़े पहने हुए थे, हथियार हाथ में थे और उन्होंने शाल भी जो वो ओढ़े हुए थे। तो उसी के बाद ये सर्च ऑपरेशन जो है ये बड़े स्तर पर चलाया गया, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है सिक्योरिटी फोर्सेस को। लेकिन जिस तरह से शक जो है वो सही साबित भी हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमेशा से ही घुसपैठ के प्रयास पाकिस्तान करता है। लेकिन अगर तो कंफर्मेशन होगी तो जल्द ही उनको ढूंढकर उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उन तीनों संदिग्धों को जो कि आतंकवादी भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आती सामने तभी तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है और उम्मीद है कि ये सर्च ऑपरेशन जल्द खत्म होगा और उनकी जिन संदिग्धों की तलाश की जा रही है उनको पकड़कर मौत के घाट उतार दिया जाएगा और पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
तो ये था अभी तक का अपडेट सांबा सेक्टर से, जो कि बड़ी खबर सामने आ रही है। सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा, जिसमें पुलिस और आर्मी इस सर्च ऑपरेशन को हेड कर रही है और उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जल्द ही माहौल ठीक होगा। और जिस तरह से ये आज इन्फिल्ट्रेशन का भी प्रयास हो सकता है, जिस तरह से ये 3 संदिग्ध देखे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चिंता का मसला भी जरूर हो सकता है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जल्द इन संदिग्धों को, इन आतंकवादियों को ढूंढेंगे और उन्हें मौत के घाट उतारेंगे और पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगह24 न्यूज़। तो आज के इस रिपोर्टर्स में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।